स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल केमिस्ट्री विद सुमित में। आज का हमारा टॉपिक है हिमांक का अवनमन। देखो बच्चों, हिमांक का अवनमन, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए हिमांक हिमांक क्या होता है। ठीक है, हिमांक तो हिमांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, वह क्या कहलाता है ताप, उसका हिमांक कहलाता है। देखो बच्चों, ये हमारे पास बर्थ है। ठीक है, इस अवस्था में होती है ये, उस अवस्था में। अब देखो यहाँ हमने लिया एक द्रव लिया, द्रव के रूप में चलो पानी ले लेते हैं क्योंकि हमने इसका जो है ठोस रूप लिया है इसका बर्फ। ठीक, तो जब वह ताप जिस पर इस द्रव अवस्था का वाष्प दाब इस ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, वह ताप क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाएगा। ठीक है, देखो अब आप बर्न देखते हो, बर्नने से आप देखते हो भी इसमें से क्या निकलती रहती है, वेपर्स निकलती रहती है, वाष्प क्या निकलेंगी, वाष्प निकलती रहती है। ठीक है, अब ये वाष्प क्या करेगी, इस बर्तन की सतह पर इन दाब लगाएंगे तो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। तो ये वाष्प दाब किसका है, ये वाष्प दाब है बर्फ का ठोस अवस्था का। ठीक है, अब ये द्रव है, इसे अगर हम ठंडा करते जाए, क्या करते हैं, इसे ठंडा करते जाए तो इसमें से भी क्या होगी, वेपर्स निकलनी शुरू हो जाएगी। क्या निकलेंगी इसमें से, वेपर्स निकलनी शुरू हो जाएंगे। अब ये वेपर्स यानी कि जो वाष्प है क्या करेगी, ये इस बर्तन की सतह पर और द्रव की सतह पर दाब लगाई तो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। तो एक वाष्प दाब उसका हुआ ये द्रव, और ये वाष्प दाब किसका है, यहाँ से बर्फा यानी कि ठोस का। ठीक है, तो जब जिस ताप पर इस द्रव अवस्था का वाष्प दाब इस द्रव का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, उस ताप पर यह द्रव जमेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाएगा। तो हिमांक क्या कहलाया, जिस ताप पर दल का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, उसका हिमांक कहलाता है। अब बच्चों आता है अपने टॉपिक हिमांक का अवनमन। अब देखो बच्चों, ये दल है, हमने से क्या किया हुआ है, ठंडा किया हुआ है। माना जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। माने क्या होता ही है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे इसमें से क्या निकल रही है, वापस निकल रही है। ठीक है? अब इसमें अगर हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय, तो जब इसमें अवाष्पशील विलेय डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वाष्प हटेंगी और विलेय इसमें जाएगा। ठीक है, विलायक, तो जब इसमें विलेय जाएगा तो यहाँ से जब विलेय जाएगा तो क्या आएगा, ये यहाँ से इसकी सतह पर कुछ समय के लिए घेर लेगा। ठीक है, और वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो जाएगी। और जब विलेय से आया तो तैयार क्या हो गया, ये विलिया। तो देखो बच्चों, विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। क्या अब यहाँ वाष्प दाब इस उस अवस्था के वाष्प के बराबर है, नहीं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उसे और ठंडा करते हैं, और ठंडा करते हैं तो क्या होगा, इसकी भी क्या बनेगी, वाष्प, और इस विलयन की क्या बनती है, वाष्प, और इसका भी वाष्प दाब इसके बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस ताप पर यह विलयन जमता। अब मान लिया कि विलयन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमने माना -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो देखो यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो इसके वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी, और हिमांक में भी क्या हो जाती है, कमी होता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन। ठीक है बच्चों, तो यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी और हिमांक में भी कमी हो जाती है, जो क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। अब हिमांक का अवनमन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल पी एफ से। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये टेम्परेचर मान लिया हमने क्या है, T1, ठीक है, ये T2, तो डेल डी एफ क्या होगा, ये ज्यादा है और ये कम, तो T1 - T। तो बच्चों, हिमांक का अवनमन क्या हो, हिमांक का अवनमन इसके बराबर होगा, ये इसका ज्यादा टेम्परेचर है विलायक का, तो विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब बच्चों देखो, इनसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है,
विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर क्या कहलाता है? हिमांक का अवनमन। विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर क्या कहलाता है? हिमांक का अवनमन। ये इसकी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है, जो हम ले सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद आता है हिमांक अवनमन विधि से विलय का मूलद्रव्यमान ज्ञात करने की समीकरण। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हिमांक अवनमन विधि से विलय का मूलद्रव्यमान ज्ञात करने की समीकरण। और जी बोर्ड में 2 नंबर में आ भी जाते हैं और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। देखो तो मैंने बताया था यदि किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके बाद दाम में क्या होगी? कमी। और हिमांक में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती, ठीक है। अब देखो हमने मान लिया कि ये तो हमने 2 मोल विलय मिलाया और ठीक, तो 2 मोल विलय मिलाने पर हिमांक में कमी हुई कितनी? माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा दिया कितना आ गया? डेल्टा पी है बराबर बताया था क्या होता है डेल्टा टी है? हिमांक का नंबर विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर। तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। तो हिमांक में कमी कितनी हुई? 10 डिग्री सेल्सियस की। अब इसमें अगर हम 5 मोल और डालें, ठीक है, 5 मोल और डालें तो वाष्प क्या होगा? और कम हो जाएगा। वाष्प और कम हो जाएगा। जब वाष्प और कम होगा तो हिमांक भी और कम होगा, माना। अब जो है विलयन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हिमांक विलयन का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट माइनस के 15 डिग्री सेल्सियस मान लिया हम, ठीक। तो अब डेल्टा कितना होगा? देखो इसका अंतर कितना आ जाएगा? ये 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक। तो देखो हिमांक का जो अवनमन है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या बढ़ने पर? विलय के मोल। तो जब विलयन में विलय के मोल बढ़ते हैं तो सांद्रता बढ़ती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सांद्रता बढ़ने पर हिमांक के जो अवनमन है हिमांक के अवनमन में भी वृद्धि हो रही है। हिमांक में तो क्या होगी? कमी। लेकिन जो हिमांक का अवनमन होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डेट पी एफ समानुपाती होगा किसके? मोलल सांद्रता के। मोलल सांद्रता के। क्यों? क्योंकि हमने माना कि ये विलय के मोल है जो उपस्थित है किसमें? 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है। तो क्या होगा हमारा? मोलल सांद्रता। मोलल सांद्रता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलय की मोललता कहलाती है। तो बच्चों हम क्या करते हैं हिमांक का अवनमन देखो बच्चे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हिमांक का अवनमन बढ़ रहा है। क्या बढ़ने पर? विलय के मोल यानी कि सांद्रता बढ़ने पर। हम समानुपाती होता है मोलल सांद्रता के। मोलल सांद्रता के। अब हिमांक के अवनमन पर ही वजन किससे करते हैं? अब देखिए जैर टी एफ से समानुपाती इसकी मोल मोललता के। मोललता को किससे पल्स करते हैं? स्मॉल एम से। तो डेल टी एफ बराबर आ जाएगा के एफ गुना एम। ये समीकरण 1 होगी। अब इसमें के एफ क्या हुआ? मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक किलो। इसे हिमांक अवनमन स्थिरांक लोग कहते हैं। हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ मोलर अवनमन स्थिरांक। इसे हिमांक अवनमन स्थिरांक भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो हिमांक अवनमन विधि से, तो हिमांक अवनमन विधि का होता है क्या है? हमारा डेप टी विलय का मूलद्रव्यमान ज्ञात करने की समीकरण हो। अब देखो हमने इसने विलय जो है वास्तविक विलय ये मान लें कि हमारा कितना है? डब्ल्यू ए का डब्ल्यू ए, क्योंकि विलय हो गया हमारा अवयव ए और विलायक हो गया अवयव बी। विलय अवयव ए और विलायक अवयव बी। अब इसको मान लिए कि हमने कितने डब्ल्यू ग्राम है, मतलब कुछ भी हो सकता है 0.5 ग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम ले सकता है, 2 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है। और विलायक जो है
विलायक का द्रव्यमान लिया हमने W ग्राम। अब देखो विलेय के W ग्राम उपस्थित है किसमें, विलायक के W ग्राम में। ठीक है, अब हमें क्या नहीं मान लिया इसका मूलद्रव्यमान, तो मूलद्रव्यमान क्या करेंगे हम, इसका मूल्यमान मान लेंगे। ठीक है, इसका मूलद्रव्यमान मान लेते हैं हम Ma। हम यहाँ लिखेंगे माना WA ग्राम विलेय WB ग्राम विलायक में उपस्थित है, जिसका मोल द्रव्यमान Na है। ठीक है, तो मोललता क्या होगी, मोललता आगे से विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोल द्रव्यमान और गुना विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। देखो ये तो हो गया WA विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मोल द्रव्यमान Ma इंटू विलायक का द्रव्यमान। अब देखो बच्चों मोललता में विलायक का द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, अब यहाँ किस में है ये विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो इस विलायक के द्रव्यमान जो ग्राम में से किलोग्राम में देने के लिए हम 1000 से डिवाइड करें, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 काम हो जाएगा ऊपर, तो n बराबर क्या आ गया 1000, तो m बराबर WA गुना 1000 बटे NA गुना WB। ठीक है, अब जो n का मान है, हम n का मान कहाँ रख सकते हैं, ये कोई सी समीकरण 1 n का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो डेल TF बराबर KF इंटू WA इंटू 1000 अपॉन NA इंटू WB, और हमें क्या निकालना है विलेय का मोल द्रव्यमान, तो मोल द्रव्यमान है तो Na को डलेगे जाएंगे, तो Ma बराबर KF गुना WA गुना 1000 बटे डेल TF गुना WB। देखो बच्चों ये है विलेय का मोल द्रव्यमान याद करने की समीकरण, किस विधि से, हिमांक अवनमन विधि से। और अगर हिमांक का अवनमन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप जानते हैं WA क्या है, विलेय का द्रव्यमान, WB विलायक का द्रव्यमान, Ma विलेय का द्रव्यमान, Kf हिमांक अवनमन स्थिरांक और डेल TF हिमांक का अवनमन। तो बच्चा ये था हमारा टॉपिक हिमांक अवनमन विधि से विलेय का मोल द्रव्यमान ज्ञात करने की समीकरण से थोड़ा सा एक बार में है और मैं समझ लेते हैं। ठीक, देखो दोस्तों जब किसी शुद्ध विलायक में कोई वाष्पशील विलेय मिलाकर उसके बाद दाब में कमी और हिमांक में भी क्या हो जाती है कमी, जो क्या कहलाता है हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो हिमांक अवनमन विधि से विलेय का मोल द्रव्यमान ज्ञात करने की समीकरण। देखो इसमें हमने मान लिया कि विलेय के कितने W ग्राम उपस्थित है, इसमें जायद है। अब इसमें अगर हम और विलेय मिलाएंगे तो वास्तव और कम होगा, जब वास्तव और कम होगा तो हिमांक भी और कम होगा। हमने मान लिया था कि पहले विलयन का ब्रिजमट कितना था -3 और विलयन मिलाने पर मिलन का हिमांक हुआ -15 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हिमांक का जो अवनमन है डेल डी है ये बढ़ रहा है, क्या बढ़ने पर, विलेय का द्रव्यमान, यानी कि विलेय की मात्रा बढ़ने पर हिमांक का अवनमन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डेल टी एफ समानुपाती होता है किसके, मोलल सांद्रता के, क्योंकि अनुमान लें कि विलेय के 100 मोल 5 मोल या उसका जो द्रव्यमान है वो बचते किसने, विलायक में, कितने 1 किलोग्राम विलायक में, तो कौन सा अंतर ले लेंगे हम, मोलल सांद्रता। तो हम कह सकते हैं डेल टी एफ समानुपाती में किसके, मोलल सांद्रता में, तो डेल टी एफ समानुपाती स्मॉल एम के, ये समानुपाती हटाए तो क्या आ जाएगा स्थिरांक के एफ, क्या होगा मोलल अवनमन स्थिरांक, इसे हिमांक अवनमन स्थिरांक को भी बोलते हैं। हमने मान लिया कि विलेय के W ग्राम उपस्थित है किसमें, WB ग्राम विलायक में, जिसका मोल द्रव्यमान क्या है Na, तो n बराबर मोललता बराबर क्या होगी विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का
मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए था, जबकि किसने ग्राम में। तो इसे ग्राम को किलोग्राम में देने के लिए हमें 1000 से भाग देते, 1000 ऊपर आ जाएगा। अब n का मान समीकरण 1 में रखें, तो डेल टी एफ बराबर के एफ गुना डब्ल्यू ए गुना 1000 बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब मोलर द्रव्यमान नहीं पाना तो एम ए को दो देते जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। बच्चों ये न्यूमेरिकल है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका फॉर्मूला आता है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम हिमांक का अवनमन इसका निकालें। तो क्या कहा देखो उत्तर, ये हमारे पास 600 ग्राम जल, इसमें 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है C2H6O। ठीक है, तो हमें विलेय पिया और विलायक, जो विलेय है इसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रश्न से डब्ल्यू ए से कितना 45 ग्राम, विलायक डब्ल्यू डी से प्रदर्शित करते हैं कितना है 600 ग्राम। और बच्चों जल के लिए जो केक होता है, जल के लिए के एफ बराबर 1.86 कैनिन किलोग्राम पर मोल। तो ए डी हमारे कितना 1.86 कैलविन किलोग्राम पर मोल। तो हम क्या याद कर सकते हैं इसका हिमांक अवनमन, पहले क्या निकालेंगे हिमांक का अवनमन डेल टी एफ, इसे निकाल। तो डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या है, डेल टी एफ बराबर डब्ल्यू ए गुना ए एफ गुना ए 50 बटे एन ए गुना डब्ल्यू डी। बच्चों देखो हमारे पास विलय का द्रव्यमान भी है, विलायक का द्रव्यमान भी है, के एफ भी है, क्या नहीं है एम ए मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान में फॉर्मूला दिया है तो इससे निकाल रहे हैं हम C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान एन ए। ठीक बच्चों, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 2, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 62। ठीक है, तो डब्ल्यू ए 45 गुना ए एफ 1.86 गुना 1000 बटे मोलर द्रव्यमान 62 गुना डब्ल्यू बी 6। ठीक है बच्चों, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो भाई, यहाँ से ये एक जाएगी। ठीक, अब हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बाई 7 और 6 पे 18 6 कम 6 ये 8 और 31 दूनी 62। ठीक है, 10 दूनी 20 और 45 बटे 20 बराबर, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2.2 कैरी बी। ठीक है, अब देन टी एफ तो आया हमारा कितना 2.2 कैरी बी। हमने इसकी एक चीज की निकाल दी, विलियन के नाम का अवनहन हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब निकालेंगे हम विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक। अब देखो बच्चों हमारे क्वाड्रेटिक है, नंबर 2 पर गणना करेंगे हम किसकी विलियन का हिमांक। तो डेन टी एफ बराबर क्या होता है, डेन टी एफ क्या होता है विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक, विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक। तो बच्चों देखो विलियन का हिमांक ये निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता हो विलायक का हिमांक। क्यों, क्योंकि डेन टी एफ तो है हमारे पास कितना 2.2 कैलोरी। अब देखो विलायक का हिमांक तो बच्चों 1.013 बार दाम पर जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 200
273.15 कैलोरी, 273.15 कैलोरी। अब देखो 1.013 बाद आपका चल रहा है होता है 273.15 कैलोरी। अब देखो विलायक का ईमान भी हमें पता है, ये ठंडे निश्चित से इतना होता ही होता है, ठीक है। इतने बार दाब पर जल का ईमान कितना होगा ही होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट तो कितना मेरे पास 2.2 कैलोरी बना, विलायक का ईमान कितना है 273.15 कैलोरी माइनस बिलियन का ईमान। तो ये हमें निकालने से दले दे रहे हैं, तो ये प्लस में रहेगा, तो बिलियन का ईमान बराबर इधर क्या होता है 273.15 कैलोरी, ये उसे इधर लेके जाएगा तो ये माइनस से बने 2.2 कैलोरी, ठीक है। अब देखो इसे जब माइनस करेंगे हम 273.15 2.2, तो ये 5 या 10 अरे 11 11 में से 2 जाके 9, यहाँ के कम चाहिए हमारा 1, 3 में 2 में से 2 जाके 0 और 270.95, इसका आंसर है 270.95, ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। बिलियन का मान बराबर 273.15 माइनस 2.2 कैलोरी, क्योंकि हम इसे डलेगे रहेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इसे डलेगे रहेंगे तो ये माइनस, इसका आंसर होगा 270.95 कैलोरी। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।